इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वसंत 3 का पहला पाठ और आज आप सब बच्चों का भी कक्षा 8 में है पहला दिन। तो चलो बच्चों, ध्यान लगाकर शुरू करते हैं आज की कविता जिसका शीर्षक है ध्वनि। सबसे पहले करते हैं कविता का सस्वर पठन। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा कर एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जिनका जन्म 21 फरवरी 1896 में हुआ था और मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में। निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। छायावादी कवि अपनी कविताओं में प्रकृति का अनुपम चित्रण करते हैं और एक इनकी कविता की खास बात क्या होती है कि इनकी कविता में एक दूसरे भाव भी छिपे रहते हैं जिनके माध्यम से ये हमें संदेश देते हैं। अभी जो हमने कविता पढ़ी जिसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया, तो पहले थोड़ा वसंत ऋतु के बारे में जान लेते हैं। वसंत ऋतु हमारी मुख्य 6 ऋतुओं में से सबसे अच्छी ऋतु होती है। इस ऋतु में प्रकृति अपनी सुंदरता की चरम सीमा पर होती है, इसीलिए वसंत को सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही ठंड। वसंत ऋतु से पहले पतझड़ और ठंड का मौसम रहता है, जिससे सब लोग परेशान रहते हैं, पेड़ पौधे सूखे रहते हैं। वसंत के आगमन के साथ ही पेड़ पौधों से नई कोंपलें फूट पड़ती हैं, चारों तरफ हरियाली, फूलों से भरी क्यारी व पेड़ दिखाई देने लगते हैं, जिनको देखकर मन में नई ऊर्जा व उमंग का संचार होता है। तो इस कविता में कवि का मन भी ऐसे ही नई ऊर्जा और उमंग से भरा हुआ है और इस वसंत ऋतु के माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं वो हम देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, लेकिन इसका शीर्षक क्या रखा? ध्वनि। ऐसा क्यों? ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज, मधुर संगीतमय आवाज। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दूर से आती आवाज जिसको हम अपने कानों से सुनते हैं ध्वनि कहलाती है, लेकिन यहाँ कवि ने अपने अंतर्मन से आती यानी अपने अंदर की आवाज को सुना है। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु में चारों तरफ खुशनुमा वातावरण बन जाता है। वसंत ऋतु के आगमन से हमारे जीवन में खुशियां, ताजगी और एक नयापन आ जाता है, जिससे हमारा मन व मस्तिष्क प्रसन्न हो जाते हैं और पूरे वातावरण में एक मधुर संगीत गुंजायमान होने का अनुभव होता है। इसीलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक ध्वनि रखा होगा। तभी समझ आया इस कविता का शीर्षक ध्वनि क्यों रखा। अब करते हैं इसका सरल अर्थ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर मृदुल का अर्थ क्या है? कोमल। तो इन पंक्तियों में
कवि एक आशावादी व उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति है, जो कहते हैं कि उनकी मृत्यु, वो कह रहे हैं ना कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, यानी उनकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके जीवन में कोमल मधुर वसंत का आगमन हो गया है। यहाँ वसंत का तात्पर्य क्या है कि उनके जीवन में खुशियां आई हैं, ताजगी आई है, नयापन आया है। जिस प्रकार वसंत के मौसम में जो मुरझाए हुए पौधे थे, जो सूखी डालियां थी, उन पर भी अब नई कोंपलें आ गई हैं, चारों तरफ हरियाली छा गई है, जिनको देखकर लेखक के मन में खुशियों का संचार हुआ है। वही भाव आज कवि महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कवि कई दिनों से किसी बात को लेकर उदास रहे हों। कवि ने अपने जीवन में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा, जिन्होंने कवि को बहुत हताश व निराश किया होगा। लेकिन आज कवि इस हताशा व निराशा पर विजय प्राप्त करके एक नए जोश व उत्साह के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए कवि कह रहा है कि उनके जीवन में अभी तो खुशियों का संचार हुआ है, यानी मुझे अभी तो बहुत काम करने हैं, अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है। यहाँ अंत का एक अर्थ दूसरा भी है। अगर कोई व्यक्ति निराशा में डूब जाए, अंधेरे में डूब जाए, तो उसका भी अंत हुआ ही समझो। एक अंत यहाँ मृत्यु से है, और यहाँ अंत ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति हताश व निराश हो, यानी वो जीने की उम्मीद खो बैठा हो, उसे भी मरा हुआ ही समझा जाता है, यानी उसका भी अंत हुआ ही समझो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर पेड़ पौधों पर पत्तियों का आना शुरू हो जाता है, फिर फूल, फल व बीज बनने का कार्य शुरू हो जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी युवा काल अभी आया है, यानी उसका कवि जीवन अभी शुरू हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है, उसका मन उत्साह व उमंगों से भरा हुआ है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पात यानी पत्ता, गात यानी शरीर, निद्रित यानी सोया हुआ, प्रत्युष का प्रातःकाल। इन पंक्तियों में कवि एक आशावादी व्यक्ति है, जो जीवन की कठिनाइयों से परेशान न होकर उनसे डटकर लड़ने वाला व्यक्ति है। उसके जीवन में अभी अभी वसंत आया है। वसंत के आगमन पर पेड़ों पर हरे हरे पत्ते, नई डालियां, कलियां आ जाती हैं, अर्थात पेड़ का स्वरूप ही नवीन हो जाता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कवि वसंत रूपी जीवन में अपने स्वप्निल हाथों से निद्रा से भरी कलियों पर, यानी सोई हुई इन कलियों पर स्वयं हाथ फेरकर एक नई सुबह, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, एक नई सुबह का आह्वान करना चाहता है। कवि ने यहाँ कलियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। जो नवयुवक निद्रा की अवस्था में हैं, अर्थात जो आलसी व उदास हो गए हैं, उनको जगाकर उनमें जोश भरना चाहते हैं, ताकि वो कुछ कार्य करें। कवि अपने स्वप्निल हाथों से हाथ फेरकर उनमें व्याप्त निराशा व आलस्य की भावना को दूर करना चाहते हैं। अर्थात जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, वृक्ष की डालियां नए कोमल पत्तों व कलियों से ढक जाती हैं, उनमें नव जीवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह, उमंग व जोश का संचार हो गया है। इसलिए वे भी अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रसार करना चाहते हैं। साथ ही वह अपने स्वप्निल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। अर्थात वह निराशा तथा आलस में डूबे हुए नवयुवकों को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेरित कर वसंत के मौसम की तरह उत्साहित करना चाहते हैं, ताकि युवा पीढ़ी समाज के लिए अच्छे कार्य कर सके, और जिनमें उत्साह होगा वही अच्छे कार्य और अच्छी तरह से कर पाएंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस,
लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। यहाँ पर तंद्रालस का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ, और लालसा का कुछ पाने की चाह है, अभिलाषा या इच्छा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उसके जीवन में आशा व उत्साह का संचार हुआ है। वसंत रूपी उत्साह को वह पुष्प में संचार कर देना चाहता है। पुष्प यदि सोए हुए हैं तो उसके आलस्य को छीनकर उसमें पुष्पों में आशा रूपी अमृत का संचार कर देगा। जीवन में विकास व प्रगति के जो भी रास्ते हैं, कवि उन पुष्पों को राह दिखाएगा, ताकि वे भी कवि के समान ही उनका जीवन भी महक उठे। अर्थात यहाँ पुष्प से कवि का अर्थ पुष्प रूपी नवयुवकों से है, जो आलस्य से भरे हैं। उन्हें जागृत कर नवीन जीवन का अमृत भर देना चाहता है। अर्थात कवि उन्हें रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा देना चाहते हैं। कवि सोए व अलसाए पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करने हेतु अपने नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी उनको सींचने को तत्पर है। अर्थात कवि अपनी रचनाओं के द्वारा पुष्प रूपी इन आलसी, निष्क्रिय और निरुत्साहित नवयुवकों के जीवन के आलस्य व उदासी छीनकर उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहते हैं, ताकि वो जागरूक व कर्मशील बने, उनमें नई ऊर्जा भरना चाहते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ द्वार का अर्थ क्या है? रास्ता, और अनंत का जिसका कोई अंत ना हो। कवि चाहता है कि हमारी युवा पीढ़ी फूलों की तरह ही अनंत काल तक अपने अच्छे कार्यों से समाज व देश को प्रगतिशील बनाए। यहाँ पर है मेरे वे जहां अनंत, यानी फूल अनंत काल तक कैसे महक व सौंदर्य को बिखेरते हैं। जैसे वसंत में फूल खिले, अब वो फल में बदलेंगे, फिर आगे बीजों में, और बीजों से फिर नए वृक्ष का सृजन। तो इसी प्रकार कवि भी युवा पीढ़ी को अपने हाथों से उनको द्वार यानी उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे? अपनी रचनाओं के माध्यम से आलस्य व निराशा से भरी युवा पीढ़ी में जोश व उमंग भरकर उन्हें सृजनशील बनाना चाहते हैं, ताकि वे राष्ट्र का उत्थान कर सकें। कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मैंने कुछ करने की सोची है। कवि चाहता है कि जिस प्रकार फूल अनंत काल तक अपनी महक तथा सौंदर्य बिखेरते हैं, उसी प्रकार मैं भी हर युवक को कर्मशील होने का रास्ता दिखा दूं, ताकि वो भी अपने सुकार्यों से परिवार, समाज व देश के कल्याण में अनंत काल तक वृद्धि करे। अपने जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण कवि इन पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहते हैं, ताकि फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि कहता है कि मेरे वसंत रूपी जीवन का अभी अंत नहीं होगा। तो इस तरह से ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की थी। अभी हम इसका भावार्थ एक बार फिर से समझते हैं। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी व सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है। कवि ने इस कविता में वसंत ऋतु के माध्यम से नव युवकों यानी हमारी युवा पीढ़ी को उत्साह व उमंग के साथ आशावादी जीवन जीने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ उत्साह व उमंग का माहौल बन जाता है। उसी प्रकार कवि भी ऐसा ही जोश हमारी युवा पीढ़ी में जगाना चाहते हैं, और वे ये कार्य अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वयं करना चाहते हैं, ताकि वे यानी युवा भी पुष्पों की तरह अनंत काल तक समाज को उत्कर्ष दिशा प्रदान कर सके। कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। भाषा सरल है, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमने इस कविता को बहुत अच्छी तरह से समझा है। इस कविता के प्रश्न उत्तरों को इसके भाग 2 में करेंगे।
इस कविता को हम इसके भाग 1 में समझ चुके हैं। अब इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। कविता से, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? वसंत ऋतु की तरह ही कवि के मन में भी नई उमंग व जोश भरा है। कवि आशावादी व सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। साथ ही युवा पीढ़ी को आलस्य व निराशा की दशा से निकालकर उनको नवीन कार्यों के लिए मार्गदर्शित करना चाहता है। इसलिए कवि को ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी कवि को अपना कवि कर्म करना है, यानी अपनी कविताओं को अभी और उनका सृजन करना है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। वह कलियों को अपने हाथों के स्पर्श से खिला देगा। फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है, ताकि वह आगे फल और फिर बीज में बदलकर अनंत काल तक अपनी खुशबू बिखेरते रहें। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त व पुष्पित करना चाहता है। साथ ही कवि पुष्प रूपी आलसी नवयुवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगाना चाहता है। उनका आलस्य दूर भगाकर उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। कविता से आगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, बताओ। वसंत ऋतु हमारी मुख्य 6 ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु होती है। इस ऋतु में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही ठंड। वसंत ऋतु से पहले पतझड़ और ठंड का मौसम रहता है, जिससे सब लोग परेशान रहते हैं। पेड़ पौधे सूखे रहते हैं। वसंत के आगमन के साथ ही पेड़ पौधों से नई कौपलें फूट पड़ती हैं। चारों तरफ हरियाली, फूलों से भरी क्यारी व पेड़ दिखाई देने लगते हैं, जिनको देखकर मन में नई ऊर्जा व उमंग का संचार होता है। इस ऋतु में प्रकृति अपनी सुंदरता की चरम सीमा पर होती है, यानी चारों तरफ मन भावक दृश्य और मौसम होता है। इसलिए वसंत को सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं उनके बारे में जानिए और फिर किसी भी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो आप किसी पर भी निबंध लिख सकते हो, जैसे होली निबंध। होली का त्योहार वसंत ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। इस समय मौसम सुहावना रहता है व चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली की रात होलिका दहन से एक दिन पहले से ही शुरू होती है, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, आग के सामने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंतरिक बुराई को नष्ट कर दिया जाए। जिस तरह से होलिका के राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन अग्नि में मारी गई थी। अगली सुबह रंग वाली होली के रूप में मनाई जाती है। रंगों का त्योहार, जहां लोग एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो हर ऋतु परिवर्तन का जीवन पर सच में गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम खान पान, पहनावे, उस ऋतु के त्योहार, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव भी देखा गया है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, इस ऋतु में झुलसा देने वाली गर्मी, घरों से बाहर निकलना मुश्किल, शीतल पेय पीना ज़्यादा पसंद करना, हल्के रंग व सूती कपड़े पहनना, एसी कूलरों की बिक्री बढ़ जाना,
लू की चपेट या हैजा हो जाना, इस तरह के काम होते हैं। इसी तरह वर्षा ऋतु में बारिश में घर से बाहर निकलना मुश्किल, बीमारियों का बढ़ जाना, बाढ़ का आना, छतरी व रेनकोट की बिक्री बढ़ जाना इत्यादि। शरद ऋतु में, इस ऋतु में लोग घरों के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। बूढ़ों व बीमारों के लिए ये ऋतु कष्टप्रद। ठंडी हवाएं व हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त होना, गर्म पेय पदार्थ, ऊनी कपड़े पहनना इत्यादि। इस प्रकार हर ऋतु में अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अनुमान और कल्पना। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। तो आमों में बोर ये कब होता है? भोरे वन वन, भोरे वन वन यानी पेड़ों पर कब घूमते हैं? होली मची ठोर ठोर, अभी हमने पढ़ा कि होली कब आती है, तो ये सब वसंत ऋतु के लक्षण लग रहे हैं। तो ये वसंत ऋतु का वर्णन है यहाँ पर। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? फूलों पौधों के लिए हर मौसम के हिसाब से उनको खाद पानी देना, समय समय पर उनकी निराई गुड़ाई व कटाई करते रहेंगे। बाहरी मौसम यानी सर्दी गर्मी जो भी मौसम होगा उससे व जानवरों से उनकी रक्षा करना चाहेंगे। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। कवि ने कविता में क्या काम किया था? सोई हुई कलियां को जगा रहा था। यहाँ माँ नन्हे मुन्ने बालक को जगा रही है। इसी तरह गाय अपने नवजात बछड़े को चाट चाट कर साफ कर रही हो, या फिर कोई चिड़िया अपने बच्चों को अपनी चोंच से खाना खिला रही हो। भाषा की बात। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है, यानी शब्द एक ही है, वो बार बार आया है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यानी हरे हरे कौन है? पात यानी पत्ते। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है, यानी जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। यानी दोनों जगह अक्सर सेम है, 3 बेर, लेकिन इनका अर्थ अलग निकल रहा है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का, यहाँ पर मन का सेम लग रहा है, लेकिन मन का इसका अर्थ और मन का इसका अर्थ अलग है। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावर्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो चलिए इनका प्रयोग वाक्यों में करते हैं। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब स्टेशन आ गया। रह रहकर, कल रात से रह रहकर बिजली चमक रही है। इसी तरह लाल लाल टमाटर देखकर मुंह में पानी आ गया। सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह ही घूमने बगीचे में चली जाती हूँ। रातों रात,
ईश्वर की कृपा से सुमित रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी, बच्चों को मोबाइल से दूर करने के लिए घड़ी घड़ी रोकना पड़ता है। कोमल गात मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, यानी ये क्या कर रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं उनकी विशेषता बता रहे हैं। क्योंकि इनकी ये विशेष्य क्यों है, क्योंकि ये जो विशेषण है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो क्योंकि इनकी विशेषता यानी विशेषण क्रमशः क्या है, कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं, यानी कोमल गात, मृदुल वसंत और हरे हरे पात। हिंदी विशेषणों के सामान्यतया 4 प्रकार माने गए हैं, जो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये सब आपको व्याकरण में पढ़ाया होगा, तो इनका उदाहरण देना एक एक। जैसे गुणवाचक विशेषण, जिसमें वो जैसे अच्छा बंदर, बंदर कैसा, अच्छा। सुंदर बगीचा, तो बगीचे की विशेषता बता रहा है। इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण, 2 गज जमीन, 4 किलो चावल। संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या बताई गई है, 5 आम प्रथम स्थान। इसी तरह सार्वनामिक विशेषण, ये पीला फूल है, वह तेरी कार है। वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। तो ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, यानी ये जो कविता मैंने लिखी है इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। ये मुझे महादेवी वर्मा की कविता अच्छी लगी। इसका शीर्षक है ऋतुओं में न्यारा वसंत। ये वसंत पे जो कविता है वो लिखनी है। स्वप्न से किसने जगाया, मैं सुरभि हूँ, छोड़ कोमल फूल का घर। ढूंढती हूँ कुंज निर्झर, पूछती हूँ नभ धरा से, क्या नहीं ऋतुराज आया। मैं ऋतुओं में न्यारा वसंत, मैं अग जग का प्यारा वसंत। मेरी पग ध्वनि सुन जग जागा, कण कण ने छवि मधुरस मांगा। नव जीवन का संगीत बहा, पुलकों से भर आया द्विंगत। मेरी सपनों की निधि अनंत, मैं ऋतुओं में न्यारा वसंत। इसी तरह सुमित्रा नंदन पंत की ये कविता भी बहुत अच्छी है, जिसका शीर्षक है ऋतुओं की ऋतु वसंत। फिर वसंत की आत्मा आई, मिटे प्रतीक्षा के दुर्वह क्षण। अभिवादन करता भूखा मन, दीप्त दिशाओं के वातायन। प्रीति सांस सा मलय समीरण, चंचल नील नवल भू यौवन। फिर वसंत की आत्मा आई, आम्र मोर में गुथ स्वर्ण कण। किंसुक को कर ज्वाल वसंतन, देख चुका मन कितने पतझर। ग्रीष्म शरद हिम पावस सुंदर, ऋतुओं की ऋतु ये कुसुमाकर। फिर वसंत की आत्मा आई, विरह मिलन के खुले प्रीति वर्ण। स्वप्नों से शोभा प्रो मन, सब युग सब ऋतु थी आयोजन। तुम आओगी वे थी साधन, तुम्हें भूल कटते ही कब क्षण। फिर वसंत की आत्मा आई, देव हुआ फिर नवल युगागम। स्वर्ग धरा का सफल समागम। शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। शब्दकोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियां भी मिल सकती हैं, उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे वसंत, वसंत पुल्लिंग है, वर्ष की 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है। फूलों का गुच्छा, सर्व प्रधान मानी जाने वाली वह ऋतु जो माघ के दूसरे पक्ष से प्रारंभ होकर चैत के प्रथम पक्ष की मानी गई है। ये हिंदी महीने हैं माघ और चैत। एक राग है, हेमंत और ग्रीष्म के बीच की ऋतु है। संगीत में 6 मुख्य रागों में से एक जो विशेष रूप से वसंत ऋतु में गाया जाता है। ऋतु वसंत एक ताल भी है।
कविता को एक बार फिर से पढ़ें, जो कि इसके भाग 1 में समझाई गई है, और उसके भावार्थ को समझें। वसंत ऋतु के बारे में अधिक जानकारी लें। पेड़ पौधों से प्यार करें और उनका ख्याल रखें। सुधार व सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।